आज मैं जो टॉपिक कर रही हूँ वो है एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर का इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं और इसके जो सॉल्यूशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं इसको इम्प्रूव करने के सिचुएशन को, वो क्या है। ये भी एक और जिस तरह से हमने एजुकेशन किया उस तरह से एग्रीकल्चर का जो एस्पेक्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस दफ़ा पूछा भी गया था एग्ज़ाम्स में कि इसका डिस्पाइट कि हमारे पास इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम है और हम एग्रीकल्चर एक सूटेबल लैंड भी है, लेकिन फिर भी हम सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं बल्कि हमें इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फूड आइटम्स की जो इंपोर्ट है उसके ऊपर हमारी रिलायंस बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्यों है? तो इस तरह टाइप का कोई क्वेश्चन भी था, CSS 2023 में पूछा गया था। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आपके मुल्क को करंटली जिनका सामना है और जो आपको बहुत ज़्यादा हर तरह से मुतासर कर रहे हैं, तो इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इस हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसे में या करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इन चीज़ों में या फिर किसी और भी सब्जेक्ट में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो इकोनॉमी होती है, आपकी जो मुल्क की इकोनॉमी चलती है, उसके बेसिकली तीन मेन सेक्टर्स होते हैं या तीन बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उसके अंदर। एक तो आपका जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो कौन सा होता है, जो कि आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होता है, आपकी जो रॉ मटेरियल बेस्ड होता है, ठीक है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके बाद दूसरा आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर, जिसमें आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और तीसरा जो है वो आपका आता है सर्विसेज का सेक्टर, जिसमें आप किसी सर्विसेज प्रोवाइड करके तो आप जो है ना वो उसमें रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो फिर आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये तीन सेक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो एग्रीकल्चर है वो आपका प्राइमरी जो है वो सेक्टर उसमें आता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है 21-22 का, उसके मुताबिक आपके जो एग्रीकल्चर है इसने 22% जो है ना वो GDP में आपकी कंट्रीब्यूट किया है, 22%। तो इस हवाले से भी अगेन जिस तरह हमने एजुकेशन में स्टैट्स वगैरह का जिक्र किया था, आपने इसमें भी स्टैट्स मेंशन करने हैं कि आपकी जो एग्रीकल्चर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये आप इसमें कंपैरिजन एक ड्रॉ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल कि जो है वो डेकेड टू डेकेड आप चले जाएँ कि किस तरह से जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करी थी एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी में आज से डेकेड्स अगो, फिर अभी कितना कंट्रीब्यूट करें, फिर इसकी सिग्निफिकेंस भी आप बताएंगे कि सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा इसके ऊपर हैवी रिलायंस है और हमारे पास एक अच्छी सूटेबल इसके लिए लैंड भी है। तो और हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारी इसके लिए हमारे लिए सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर को सिंपली जो है ना वो क्रॉप्स के साथ लिंक कर दिया जाता है या इस सेक्टर के साथ लिंक कर दिया जाता है, जबकि एग्रीकल्चर इन इट सेल्फ इसमें चार चीज़ें आती हैं। एक तो इसमें आपकी क्रॉप्स आ जाती हैं, दूसरा आपका इसमें लाइफ स्टॉक आ जाता है, तीसरा आपका जो है वो इसमें आ जाती हैं फिशरीज़ आ जाती हैं, और फिर आपके फॉरेस्ट भी इसी के अंदर आते हैं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। जब एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो उसमें ये सारी चीज़ें, अगरचे फोकस तो डेफिनेटली इसके ऊपर होता है, लेकिन आप ये देखें कि आपका ये सारा आपकी फूड में जो है ना वो यहाँ सबसे कंट्रीब्यूशन आती है। तो एग्रीकल्चर में ये चारों चीज़ें हैं और यह इसका जब भी एग्रीकल्चर का जिक्र आएगा आपने ये चारों चीज़ें मेंशन करनी हैं, ताकि यू हैव टू मेक इट क्लियर टू द एग्जामिनर कि आप अवेयर हैं इस चीज़ से कि एग्रीकल्चर के अंदर चार चीज़ें आती हैं। तो फिर आप इससे आपके आंसर को भी मज़ीद एक्सपेंशन मिलेंगी, ठीक है। आप क्रॉप्स के हवाले से भी ऐड कर सकते हैं, फिर आप लाइफ स्टॉक के सेपरेटली थोड़ा सा ऐड कर दें, आप फिशरीज़ का बता दें, फॉरेस्ट का बता दें। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको आइडेंटिफाई कर दें पहले अपने सारे। जितना आप क्लैरिटी के साथ चलेंगे वो आपके लिए लिखने में आसानी होगी और जो एग्जामिनर्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अच्छा, उसके बाद इसकी हम प्रॉब्लम पे अगर हम चलें तो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चरल डिक्लाइन का सामना है पाकिस्तान को। इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? नंबर वन क्या है कि आपका जो इरिगेशन सिस्टम है वो आउटडेटेड है। मोर देन 100 ईयर्स को ये बनाया गया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था और इसको जो है वो 100 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। जो आपका इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन बेसिकली क्या है कि जब आप कैनाल्स वगैरह बनाकर तो किसी लैंड जो होती हैं वहाँ पे आप वाटर सप्लाई करते हैं ताकि आप वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकें। एक आर्टिफिशियल कैनाल्स वगैरह के थ्रू आप वाटर को रीच बढ़ाते हैं उसकी मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो इरिगेशन सिस्टम होता है। और पाकिस्तान में जो इरिगेशन सिस्टम है वो एज़ इट इज़ इन जो है ना वो मोस्टली वो अपनी उसी फॉर्म है जो कि 100 ईयर्स पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अब एक चीज़ जो 100 साल पहले बनाई गई थी वो यकीनन उसने काफ़ी अर्सा तक सपोर्ट किया है इकॉनमी को भी, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को, लेकिन
इट इज़ हाई टाइम कि इसमें जो है वो चेंजेस इंट्रोड्यूस की जाएँ। ये जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से वाटर स्कार्सिटी का सामना है पाकिस्तान को, जिस तरह से इसमें जो भी मैल डिज़ाइनिंग थी इसकी, इन चीज़ों को इट्स टाइम कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए। लेकिन हर प्रॉब्लम्स में हम ये इसके प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से एक जो एक डेटेड सिस्टम है इरिगेशन का, वो अब प्रॉब्लम बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए। वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा जो है वो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग क्लाइमेट और इस तरह से चेंजिंग जो वेदर कंडीशंस हैं उसके हवाले से अब ये इफ़ेक्टिव नहीं रहा वो जो पुराना इरिगेशन सिस्टम था आपके एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए और एग्रीकल्चर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अच्छा, उसके बाद है एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंट्रोड्यूस तो करवाई गई 2-3 दफ़ा अयूब खान एरा में, फिर जुल्फ़िकार भुट्टो ने जो है वो करवाई कि जो आपकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटीज़ हैं उनको करने के लिए उनको लेस किया गया और फ्यूडल्स की पावर को ब्रेक करने के लिए, और फिर जो है ना वो इसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस तरह के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जाती रही हैं। बट अगेन द प्रॉब्लम लाइज हेयर इन इम्प्लीमेंटेशन, कि इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ ऐसा सच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो चीज़ें उस तरह से नहीं पाती। अब एग्रीकल्चर बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से उन्हें अपने साथ लेके जा रहे हैं, उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को और बाकी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उससे जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इसको एग्रीकल्चर उनका इस काबिल बना के वो उनको सस्टेन कर सके, उनके साथ चल सके। अच्छा, अगेन ये भी नो सिग्निफिकेंट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एग्रीकल्चर के हवाले से जो है ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो है वो इवन पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड इस तरह के स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स इफेक्टिवली यूज़ होते हैं पूरी दुनिया में। चाइना की कंपनी है DJI के नाम से, वो जो है वो जो सिविलियन पर्पसेस के लिए जो ड्रोन है वो एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली वो पूरी दुनिया में सेल आउट करती है। अमेरिका में इनको रिसेंटली उन्हें जो है वो ट्रम्प एरा में उनको बैन किया गया था, क्योंकि उनको डाउट था कि ये स्पाइंग करते हैं ये ड्रोन्स और हमारा जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो लीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्मार्ट जो है वो फार्मिंग के तरीके इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेहतर जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास गुड क्वालिटी और डिजीज़ रेजिस्टेंट जो सीड्स हैं, यानी कि इसमें आपकी आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी का आप रोल आप इसमें बता सकते हैं कि किस तरह से जो आपका जो सीड है हमारे पास वो पुअर क्वालिटी के सीड्स हैं और वो फिर इवेंचुअली अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करते। क्रॉप अच्छी प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपकी जो फूड नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होगी, और आपकी एक बूमिंग पॉपुलेशन है, यू हैव टू कीप इन माइंड। पॉपुलेशन को आप हर चीज़ में जो है वो उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ें हुई कि आपके जो आपके पास सीड है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आपकी अच्छी रिसर्च एंड रिसर्च कल्चर नहीं है, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है, तो आपके पास इवेंचुअली ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पाती। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है सोशल प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स। अब इसके साथ ही एक और जो है वो क्लाइमेट चेंज का भी इसमें आ जाता है, या फिर जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इवेंट्स हैं जैसे कि फ्लड्स वगैरह। रिसेंटली अगर आप देखें तो आपका बहुत ज़्यादा जो 2022 के फ्लड्स थे, इन्होंने आपके एग्रीकल्चर को एक्सट्रीमली जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। इसमें आपका 1 मिलियन जो है ना वो लाइव स्टॉक उसकी डेथ हुई, और आपकी जो है वो 4.4 मिलियन एकड़ जो है वो आपका क्रॉप एरिया डैमेज हुआ है, अकॉर्डिंग टू जो है वो FAO पाकिस्तान ये स्टैट्स हैं। इसी तरह से आपने इसमें भी स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप ये स्पेशली इसका डैमेज बताएंगे फ्लड्स का, आप 10 के फ्लड्स थे उनका बता सकते हैं, फिर आप एक 2022 के फ्लड्स का बता सकते हैं। कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे, जो कि पाकिस्तान इस अमंग टॉप 10 कंट्रीज़ जो कि हाईली रिस्क में हैं क्लाइमेट चेंज के जो इवेंट्स हैं उनकी वजह से। तो हालांकि कंट्रीब्यूशन हमारी लेस देन 1% है, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो 1% से भी कम है जो इसकी ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं आप कह सकते हैं उसमें। बट हम जो है वो 10 सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाले मुल्क हैं या रिस्क में हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनमें पाकिस्तान आता है। ये भी अकॉर्डिंग टू जर्मन वॉच ये स्टार्ट हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्लाइमेट चेंज के हम इसमें बहुत रोल प्ले कर लिख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, कि जो फ्लड्स हैं या जो इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके एग्रीकल्चर को वो भी मुतासिर कर रही हैं। अब क्या होता है कि जब इस तरह का कोई क्राइसिस आता है तो आपके जो फार्मर्स हैं उनके लिए कोई सोशल प्रोटेक्शन का आपके पास प्लान नहीं है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो दे लूज़ एवरीथिंग दे हैव, यानी कि वो उनके पास कोई उनको क्राइसिस के बाद कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अभी जिस तरह से फ्लड्स वगैरह इस तरह के, तो जो फार्मर्स थे
या ऐसे जो लोग थे उनका जो इस से लिंक थे उनका बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए और वो इस चीज़ों से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ क्या करती है, ये डिटर करती है लोगों को इस तरफ आने से, क्योंकि जब वो देखते हैं कि इसमें कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं फ़िलिपींस वगैरह हैं, ऐसे कई मुल्क हैं जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत कॉमन हैं। तो ऐसे मुल्कों ने सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो है वो लगाए हैं, वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जब किसी क्राइसिस में, फ़िलिपींस की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है और लोग जब अपने जो उनका जॉब लॉसेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको इमीडिएट बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, अपनी फैमिलीज़ को सस्टेन कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है फार्मर्स के लिए, ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कम्युनिटी है उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये फिर आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको डर करती है। वाई वुड पीपल कम इन टू अ फील्ड जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट या प्रोटेक्शन नहीं है। तो यही वजह है कि अभी जो है वो लोग एग्रीकल्चर के साथ जो इवन लिंक थे वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे एरियाज़ की तरफ, जैसे कि स्टेट की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लेस वुमेन पार्टिसिपेशन है। अच्छा, ये जो एस्पेक्ट है इसको आप हर चीज़ में जो जेंडर इनक्वालिटी है ये आपके हर हर इशू में पाकिस्तान में या जनरली भी आप ग्लोबली भी किसी भी इशू का जिक्र करेंगे तो आपने ये एक पॉइंट ये ज़रूर ऐड करना है, वुमेन बेस्ड। अब एग्रीकल्चर में क्या है कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। तो क्या है कि वुमेन एक आपका एक सिग्निफिकेंट चंक है आपकी पॉपुलेशन का। उन वो एजुकेटेड भी हैं उसमें, लेकिन उसमें उनके लैंड ओनरशिप के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके एक सोशल टैबूज़ हैं उस हवाले से। तो वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जब आपने एक सिग्निफिकेंट चंक को इस चीज़ से बिल्कुल आउट कर दिया तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है वो एक आबादी की नीड्स को पूरा करेगा, वो वाला सेगमेंट। तो इस वजह से ये इन चीज़ों को भी ये एक प्रॉब्लम है। तो आप ये याद रखें जब आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो आपने उसमें अंदर कोई भी एक इवन एक लाइन में एक वर्ड में भी कोई सोल्यूशन टाइप चीज़ डिस्कस नहीं करनी। अभी तो मैं जनरल एक डिस्कशन कर रही हूँ तो इसमें शायद सोल्यूशन या रिकमेंडेशन भी साथ ही जिक्र हो जाए। लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं तो आपने उनका टोटल जो फोकस है वो अपने उसके ऊपर मेंटेन रखना है कि आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं तो प्रॉब्लम के ऊपर। उसके बाद वाटर स्कार्सिटी है, जो पाकिस्तान है वो अमंग द मोस्ट काइंड ऑफ जो वाटर स्कार्स कंट्रीज़ हैं, वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्कार्स कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है पाकिस्तान। तो वहाँ पे हमें उसका इशू है। वैसे भी जो आपका जो इंडस बेसिन का एक्विफर है वो एक हाईली स्ट्रेस्ड, वन ऑफ द हाईली स्ट्रेस्ड जो है वो एक्विफर्स हैं इन द वर्ल्ड। तो आपका वाटर स्कार्सिटी का इशू भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इसमें इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। ओवर कंजम्पशन है, रिसोर्स मिसमैनेजमेंट है, प्रॉपर तरीके से एलोकेशन नहीं होती। और फिर एक और प्रॉब्लम है कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, अब जैसे कि राइस है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जो कि इंतहाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और आपके जीडीपी में शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता। अगर आप उसकी उस हिसाब से देखें कि आप उसके ऊपर रिसोर्स कितना लगा रहे हैं और फिर इसका आउटपुट कितना है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितनी है, वो बहुत कम है। लेकिन ये वाटर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने इनमें भी चेंजेस लाने थे। आपने अपनी जो क्रॉप है उसके अंदर भी रिलायंस जो है किन क्रॉप्स के ऊपर आपका ज़्यादा होना चाहिए और क्या जो है वो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है ना क्रॉप्स जो थी इस तरह की चीज़ें हैं उनके ऊपर भी आपने फोकस करना है। और आपने जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, यानी कि वाटर इंटेंसिव से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करती हैं, एग्जाम्पल इसकी राइस आ जाती है। तो ऐसी जो है हम इनके ऊपर प्रोडक्शन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं विदाउट नोटिसिंग कि ये वाटर के ऊपर कितना सा हमारे वाटर रिसोर्स के ऊपर कितना स्ट्रेस डाल रही है ये चीज़, और एज अ रिज़ल्ट ये फिर उतना आउटपुट भी नहीं दे रही। अच्छा, इसके अलावा ये तकरीबन जो है वो 8 पॉइंट्स ये हैं, लेकिन इसके अलावा बेशुमार ये इसमें क्लाइमेट चेंज का भी आता है, 8-9 पॉइंट्स ये हैं, बेशुमार और पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अब इसके पीछे आप थोड़े से जनरल भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इस तरह की नहीं है कि इन चीज़ों की तरफ आगे जाके जो है ना वो कोई कंट्रीब्यूशन अच्छी हो सके। बेसिक आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही नहीं है। उसके बाद आपके अभी आप इसमें ये कह सकते हैं कि आपकी जो है ना वो पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है कि वो इस तरह की रिफॉर्म्स बनती तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारा सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहा है, अभी अपने वर्स्ट क्राइसिस से गुजरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की फॉर्म में। तो जब इस तरह का इन्वायरमेंट होता है तो वो चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है हमारे मुल्क की। तो वो क्या होता है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और रिसोर्स की एलोकेशन नहीं होती और इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं होता, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेशन नहीं होती और फिर ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इस तरह से आपकी इसमें प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। तो आप इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसमें लिंक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो इसमें क्या है कि आपने एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, आपने अच्छे सीड्स बनाने हैं, आपने अच्छी क्रॉप वैराइटीज़ बनानी है
ताकि वो वैराइटीज़ जो कि आपको एक जो थोड़ा वाटर स्कार्स या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसे इन्वायरमेंट जो कि इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं है, वहाँ पर भी आपको क्रॉप प्रोडक्शन आपकी हो सके। उसके अलावा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास का जो है वो आपके पास रोड्स या ब्रिजेस या इस तरह की चीज़ें नहीं होती सही से, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो चीज़ें हैं वो सही मार्केट पे पहुंच नहीं पाती, और वो फिर जो है ना वो उनकी वो ख़राब हो जाती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़ाहिर है इसी तरह के होते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वो जो है वो पैरिशेबल होते हैं, जो है क्विकली पैरिश हो सकते हैं। तो इस वजह से आपने जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना है, ताकि आपकी एक स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन हो सके और स्मूथ आपकी जो है ना वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट तक पहुंच सकें, फिर आपकी इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुंच सकें। अच्छा, क्योंकि आपकी लोकल जो है वो वहाँ से प्रोडक्शन जो हो रही है वहाँ से आपके जो मार्केट है वहाँ तक जाएंगे, तो फिर आगे से जो है ना वो एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है आपने फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ उनको उस सेंस में नॉलेज भी देना है, और फिर उनकी जो है वो उनको टेक्नोलॉजी से भी अवेयर करवाना है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करनी है ताकि वो उसको यूज़ करें। अब ये एक रेजिस्टेंस भी सामने आती है कि वो टेक्नोलॉजी के यूज़ की तरफ, लेकिन यह है कि इस चीज़ को गवर्नमेंट लेवल पे के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, उनको जो लेटेस्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस के ऊपर उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप उनको सब्सिडीज़ दें, इंसेंटिवाइज़ करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को डिटर करने के बजाय उनको इंसेंटिवाइज़ करें, उनको अट्रैक्ट करें। लेकिन जैसे कि आप हमने ऊपर देखा कि जो जब उनको सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, जब उनके राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, जब उनको जो है वो एक सपोर्ट नहीं मुहैया होगी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर वो लोग डिटर होंगे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इनको इंसेंटिवाइज करना है लोगों को। उसके बाद जो रिफॉर्म्स हैं वो ना सिर्फ ये कि इफ़ेक्टिव रिफॉर्म्स जो है वो बनानी है, उनको इंट्रोड्यूस करना है, बल्कि उनको जो है वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ हर पॉलिसी जो है, पब्लिक पॉलिसी, वो इस स्टेज पर आकर थ्रू आउट द डेवलपिंग वर्ल्ड, या ये वो स्टेज है पब्लिक पॉलिसी की जहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आती है, यानी कि हम इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होती, जिसकी वजह से हमें आउटपुट नहीं मिलता। अब इनके जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, या इसके अलावा भी और पॉइंट्स, तो आपने इनको जब आप लिखेंगे तो आपने थोड़ा सा इनको एक ऑर्डर में लिखना है। लाइक आप जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप शुरू में लिखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह से करते जाएँ, तो ये एक अच्छा। उसके बाद आपने इसको जो है वो कंक्लूड भी कर देना है कि आपने इसमें बेसिकली आपका जो सारा आपने डिस्कशन किया है उसको आपने एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ के अंदर 6-7 लाइंस के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना अवेलेबल है टाइम भी, और उस हिसाब से तो आपने उसको एक अच्छे नोट जो है वो अच्छे पैराग्राफ की सूरत में आपने उसको कंक्लूड कर देना है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर था कि किस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो उसके एक इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमी, जिसमें दो दूसरे हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का। फिर एग्रीकल्चर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ज़्यादा लोग मिस कर जाते हैं कि इसके ये चारों हिस्से हैं। अब आपने क्रॉप्स के हवाले से भी डिस्कस किया, लाइफ स्टॉक भी आप डिजीज़ रेजिस्टेंस लाइफ स्टॉक भी आप जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं, या जो ऐसा लाइफ स्टॉक जिसकी इन्हांस्ड क्वालिटीज़ होती हैं, बैटर मिल्क या मीट प्रोडक्शन वाला लाइफ स्टॉक। आप फिशरीज़ की अगर हम बात करें तो आपकी एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है, आपके पास वाटर रिसोर्सेज हैं, तो आप उनको भी उन उस रिसोर्स के ऊपर भी आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे जितना कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिशरीज़ और बाकी जो फिशरीज़ के हवाले से जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, उनको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करवाना, और उनकी मतलब जो कल्चर्स होते हैं उस हिसाब से भी हम लैक करते हैं। यानी कि हम इस रिसोर्स के ऊपर जो कि हमारे पास सिग्निफिकेंटली मौजूद है उसको भी हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। फिर आपके फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के हवाले से गरचे जो आपका जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं, बट स्टिल जो है वो इसके हवाले से अवेयरनेस या फिर इस रिसोर्स की प्रोटेक्शन उस तरह से नहीं हो पा रही, और मज़ीद इस कवर को फॉरेस्ट कवर को इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो आप इन सारे एरियाज़ में इसको बता सकते हैं, और इसमें स्टैट्स को और इस तरह की चीज़ों को आप बीच में जो है वो कहीं पर भी इनकलकेट कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट्स को मज़ीद जो है वो करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये हमारा एक एग्रीकल्चर के ऊपर इसके प्रॉब्लम्स, इसके सॉल्यूशंस और इसका बेसिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किया।